यूनिट यूनिट दोनों सेम यूनिट है, बट इसको हम पढ़ते हैं। डायमेंशनल फार्मूला तो नहीं बनेगा, लेकिन हम इसे पढ़ने के लिए यूनिट यूज करते हैं। तो अजीब बात है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसके डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, बट यूनिट होती है। जैसे रेडियन है, डिग्री है, मिनट है, आवर है, ये सभी एंगल की यूनिट्स हैं। फिर से जान लीजिए क्या क्या है। आवर्स होते हैं, जो आर लिखते हैं वो भी होती है, मिनट भी होती है, डिग्री आप लिखते ही हैं, डिग्री लिखते ही हैं, ग्रेड होता है, एक ग्रेड भी होता है, GRAD ग्रेड भी होता है, रेडियन तो है ही खैर, रेडियन भी, ये सभी प्लेन एंगल की यूनिट्स हैं। तो देखो, डिग्री का मतलब होता है आवर्स, डिग्री मतलब आवर होता है, मिनट सेकेंड को बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूं। लिखिए, आप एक एंगल लिखिए, एंगल एक लिखिए, 5 आवर 30 मिनट 30 मिनट एंड 360 सेकेंड। 5 आवर 30 मिनट 360 सेकेंड। फाइंड एंगल इन रेडियन, फाइंड एंगल इन रेडियन, आपको रेडियन में एंगल बताना है। फाइंड एंगल इन रेडियन। बताएंगे, बताइए। आदित्य गोयल प्रेजेंट हो तुम? आदित्य गोयल? यस सर। ठीक है। सर 6 रेडियन। 6 पहले सबको आवर बनाओ, आवर बनाओ। बना लिया। आवर बनाने के बाद फिर रेडियन बनाओ। आवर मतलब डिग्री होता है, आवर मीन्स डिग्री होता है। 360 डिग्री का 1 का 360 अब तुम उसको म्यूट कर लो, म्यूट करके करो, म्यूट कर करो, बाकी बच्चे सुन रहे हैं तुम्हारी बात। बड़ा जिसको डाउट रहे या हम बोले नाम वगैरह, तभी आप म्यूट होइए। आप अनम्यूट होके कर सकते हैं, अदरवाइज म्यूट रखिए। आपके सारे घर की बातें ना सारे बच्चे सुन रहे हैं। सर 0.16। पहले अपने म्यूट करो, अपना म्यूट करो, घर में तुम्हारी बातचीत हो रही है। जब बोलेंगे तब फिर बताना, ठीक है। चलो, तो ये देखिए आपने क्या किया। आवर तो आवर है ही है, आवर तो आवर है ही है। मिनट को आवर बना लिया, सेकेंड्स को भी आपने आवर बना लिया। क्लियर, सारे आवर बन गए। अब आप जानते हैं कि 1 डिग्री का मतलब होता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री π/180 रेडियन। डिग्री का मतलब आवर होता है। तो जब भी आपके पास एंगल आए, सबको आवर बना लेना है, आवर को फिर π/180 करके हमें रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये प्रोसेस है। नाउ सॉलिड एंगल। देखो, सॉलिड एंगल एक्चुअली प्लेन में तो नहीं बनेगा, सॉलिड प्लेन में बनता ही नहीं है। सॉलिड का मतलब अंदर मटेरियल भरना आपको। तो कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, यहां हम बात करेंगे सॉलिड की। तो अभी करना आपको यह है कि आपको पहले स्फीयर बनाइए। स्फीयर का ऊपर पोर्शन एक कट मार दो यहां से। तो कट मारने के बाद टॉप से देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर प्लेन दिखेगा।
कट करके अपर साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कुलर प्लेन दिखेगा। एसी, हाँ एसी ऑन करवाओ यार, किस पीछे से ऑफ है। अब बेटा आपको करना ये है कि इस सारे पॉइंट को, जितने भी पॉइंट यहाँ होंगे, मैं एक सर्कल बना लूं। एक सर्कल देखिए मैंने बना लिया है। अब आप सेंटर से इनको ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर, कर लिया ज्वाइन। इसके ऊपर एक आर्क बनेगा, ये एक्चुअली एरिया है, हमसे क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे। स्फीयर है ना, सरफेस एरिया बोलेंगे, यहाँ आर्क नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सरफेस एरिया बोलनी है। अब यहाँ एक एंगल जो बनेगा वो प्लेन एंगल नहीं बनेगा, कोन का एंगल है ना, तो कोन का एंगल ऐसे राउंड लेके बनाइए। सरफेस एरिया जो बन रही, देख जो सरफेस एरिया आप देख रहे हैं अपर साइड, जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये ऊपर वाला, जैसे आप घर में आपके देखिए आपके पास लेमन पड़ा है ना, आपके पास टोमेटो है, ऊपर से चक्कू से काट लो, पीस पीस काट लेंगे तो उसका एक कर्वेचर ऊपर बनेगा, है ना, ऊपर से कर्वेचर बनेगा। वो कर्वेचर की जो सरफेस एरिया होती है उसका एक फार्मूला है। अब किसी को फार्मूला याद है तो बताओ। सपोज करो कि यहाँ अगर कोन का ये एंगल हाफ एंगल थीटा है, कोन का एंगल हाफ थीटा है, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला किसी को याद हो तो बताओ। फिर से देखो जरा, ये कोन है, कोन का हमने एक ट्रायंगल सा बनाया है। दिस थीटा इज नॉट अ सॉलिड एंगल, दिस इज सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ कोन, इसे ये प्लेन एंगल होता है। जो आप सेमी वर्टेक्स एंगल बोलते हैं ना, ये कोन का ये प्लेन एंगल होता है, सॉलिड एंगल नहीं होता है, सेमी वर्टेक्स ऑफ कोन, दिस इज द प्लेन एंगल। तो अगर मैं इसके ऊपर जो पीस तुमने काटा हुआ है उस पीस को अगर मैं अटैच कर दूं, इस पीस का कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, क्लास 12वीं में फ्लक्स किया था, फ्लक्स, फ्लक्स में एक चार्ज अगर यहाँ रख दिया जाए, मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे आंसर दें अगर आप पढ़े हैं तो, एक चार्ज यहाँ रख दें अगर क्यू चार्ज, इस कोन के बेस से कितना फ्लक्स जाएगा, कोई बता सकता है क्लास में अभी बैठे जितने बच्चे, चार्ज क्यू यहाँ रख दें, कोन के बेस से, इस वाले बेस से कितना क्या फ्लक्स होगा, 5/2। 5/2, व्हाट इज 5, चार्ज के फॉर्म में आंसर बता, नहीं याद है ना बेटा, कोई बात नहीं, नहीं याद है हम बताते हैं। देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखिए जरा आप लोग, 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा, 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा फिर से जान लो क्या है, थीटा इज द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन। ये सॉलिड एंगल नहीं है, क्या है ये, सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन है। सो लिखिए सॉलिड एंगल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। डालिए कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू, 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा ओवर r², r² कैंसिल, दिस इज 2π, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका सिंबल होता ओम की तरह, जस्ट लाइक ओम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कंप्लीट स्फीयर के सेंटर में क्या सॉलिड एंगल होगा, क्या बताएंगे, तो आप देखो कि
अगर कंप्लीट स्फीयर होगा तो प्लेन एंगल 2 पाई बनेगा? नहीं। तो थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? थीटा तो सेमी वर्टेक्स है ना, यस सर। तो थीटा क्या लेंगे आप लोग? पाई। पाई लेंगे, थीटा पाई लेंगे, है ना? तो आंसर हो गया 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई माइनस 1, इट इज 4 पाई। 4 पाई। अब आपको समझ आ गया ना 4 पाई आंसर क्यों दिया जाता है? अब सरफेस एरिया भी वेरीफाई कर लो तो आपको पक्का पता हो जाएगा सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई गलत बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ भी पाई डालो, एंगल पाई डाल के देखना, यहाँ थीटा पाई डाल के देखो कितना आंसर आएगा। पूरा सरफेस एरिया बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। अब तो भरोसा हो गया ना, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। स्फीयर की सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होती है, नहीं? यस सर। यस यस सर। तो ये है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हम डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर से, तो सॉलिड एंगल आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम आपको एक छोटी सी और इसमें एक दो चीज पूछते हैं। देखो कोई भी चीज वो मत समझो कि आपको आता है या हम पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी नई चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आप परेशान हो सकते हैं। आइए छोटी सी बात बताइए मुझे कि अगर ये सर्कल है, सेंटर में एंगल 2 पाई बनता है, आपसे मैं पूछूं बेटा एक पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ कितना एंगल बनेगा? मैं प्लेन एंगल की बात कर रहा हूँ, तो क्या एंगल आंसर बताएंगे? सेंटर में 2 पाई बनता है तो यहाँ कितना एंगल बनेगा? राउंड लेके बताइए। ये बताओ, जब आप किसी पॉइंट पे एंगल बताते हो तो इस बात का ख्याल रखते हो क्या कि ये बाहर सर्कल है क्या है? राउंड कहीं भी लोगे तो आंसर तो मैं 2 पाई बताऊंगा। यस सर। अरे उससे मुझे यस सर। ये राउंड जब लोगे तो मैं तो 2 पाई बताऊंगा। जब सर्कल के अंदर कहीं भी पॉइंट आप बना लो, हर एक पॉइंट का एंगल 2 पाई होता है। सेम वे अगर आप सॉलिड एंगल की बात करेंगे ना, अंदर कहीं भी स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर पूछा जाएगा व्हाट इज सॉलिड एंगल, तो आप बताना जी 4 पाई होगा, चाहे सेंटर में है या सेंटर में नहीं है, इट इज 4 पाई। समझ गए आप लोग? यस सर। मैं चाहता हूं कि चूंकि आप लोग सभी 12वीं पास बच्चे बैठे हैं, तो वो बात भी यहाँ बता दें, सॉलिड एंगल वाला यूज इन फ्लक्स। तो जब भी आप किसी कोन के वर्टेक्स पे चार्ज रखते हैं और बेस से आपको फ्लक्स पूछा जाए, फ्लक्स थ्रू बेस, तो आप जानते हैं जो Q बाई 2 एप्सिलॉन होता है ना, जो Q बाई 2 एप्सिलॉन होता है, ये पूरा सरफेस एरिया से होता है। नहीं, Q बाई एप्सिलॉन ना, जो Q बाई एप्सिलॉन लिखा जाता है वो कंप्लीट सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से होता है कि नहीं? अरे भाई किसी स्फीयर के अंदर चार्ज रखते हो तो फ्लक्स यही होता है ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। हाँ जी। तो यूनिट सरफेस एरिया से क्या फ्लक्स होगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और अगर हम सिर्फ कोन का देखें, कोन का देखो जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा था, इसकी एक कर्व सरफेस एरिया कितनी आई थी? 2 पाई 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो क्या फॉर्मूला बना। टू बाई 2 अच्छा
Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. Q by 2 epsilon 1 minus cos theta. आदिति पल्लवी तुम लोग पता नहीं फार्मूला ये है? सर बताया तो था अभी, Q 1 minus cos theta divided by 2 epsilon naught. देखना कोई बगल में क्या कर रहा, कोई देखना मक्का, देखना बगल में कोई कुछ कर रहा बेटा, कुछ चुप कराओ इसको, फोन को चुप कराओ, बेइज्जती करवा देता है पूरा। तो Q by 2 epsilon 1 minus cos theta ये फॉर्मूला है। फिर से जान लीजिए, कब लगाएंगे आप, जब किसी कोन के वर्टेक्स पे आप चार्ज रखेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बेटा बेस का फ्लक्स बता दो, तो आप ये देख लेना कि कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल क्या है, यहाँ डालना पड़ेगा। ये फ्लक्स आएगा थ्रू बेस ऑफ द कोन। जिसको समझ नहीं आ रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, बेटा गालियां मत देना, क्योंकि हमारा काम है अगर सॉलिड एंगल पढ़ते हैं तो इसका यूज जहां भी आएगा फिजिक्स में हम करेंगे, बिकॉज हम लोग 10वीं के पास करके नहीं आए हैं, हम लोग 12वीं पास हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बता दीजिए, मैं फिर से समझा दूं। और अभी नहीं आएगा तो जब फ्लक्स आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइट में तो वहां फिर एक बार यूज हो जाएगा, फिर समझ आ जाएगा। बट अभी ये जान लीजिए कि सॉलिड एंगल के फॉर्म में फ्लक्स बेटा डिफाइन होता है, फ्लक्स का रिलेशन होता है सॉलिड एंगल के साथ। सर ये फिर से समझा दीजिए, ये कौन वाला? हाँ समझा तो रहा हूँ, देखो पहले कोन बना लो, बना लिया, वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रख दो, फिर कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल देख लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Q by 2 epsilon 1 minus cos थीटा, ये क्या आएगा, कोन के बेस का फ्लक्स आएगा। तो एक्चुअली जो फ्लक्स का फार्मूला है होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा है, अब तुम बात कर नहीं सकते ज्यादा, ये होता है सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू Q by epsilon naught, Q by epsilon naught, ये फॉर्मूला होता है। फिर से जान लो, 4 पाई सॉलिड एंगल का फ्लक्स Q by epsilon naught होता है। अगर आप थोड़ा सा कम करेंगे तो क्या उसका सॉलिड एंगल है, बाई 4 पाई। बेटा म्यूट करो, आप लोग म्यूट करिए, म्यूट कर लिया करिए, जब आप कुछ बताते हैं पूछते हैं फिर चुप हो जाया करिए। अभी आपकी आदत धीरे धीरे बनेगी, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है ना फिर। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा सॉलिड एंगल है, 4 पाई हमारा क्या है, ये पूरा सॉलिड एंगल है सेंटर वाला, Q by epsilon naught फ्लक्स होता है। ये मेन फार्मूला है, इसे याद रखिए। अरे भैया सॉलिड एंगल इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, आपकी डेफिनेशन और यूनिट क्या होती है सर, स्टेरेडियन, हो गए खुश। अरे इसका फायदा क्या पढ़ने से भाई, इसका कहीं कोई यूज भी आएगा क्या, ये सारी चीज हमें देखनी पड़ेगी ना। फिर से देखिए क्या होता है फ्लक्स, ओमेगा बाई 4 पाई Q by epsilon naught फ्लक्स होता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा सॉलिड एंगल है उस सरफेस एरिया का जो सेंटर पे वो बनाएगा जहां चार्ज रखे हैं। प्लेन एंगल देगा, हाफ सेमी वर्टेक्स एंगल दिया है, तो आप अपर फॉर्मूला डाल के भी फ्लक्स बेस का निकाल सकते हैं। और फिर अब ये आएगा बाद में तो हम लोग फिर यूज करेंगे 12th के चैप्टर में। अभी बहरहाल इसको इसी के हाल पे छोड़ते हैं। ये था यूनिट से रिलेटेड बातें। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं, लिखिए देयर आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, लिखो देयर आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। नंबर 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर की वैल्यू जरा बताएंगे, अगर किसी को याद हो तो बता सकता है मुझे। 1 लाइट ईयर इज हाउ मच मीटर, 9.5 10 to the power 15 मीटर। दूसरा होता है बेटा AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 10 to the power 11 मीटर। फिजिक्स की किसी भी क्लास में आपको कोई PDF हम शेयर नहीं करेंगे, ना तो हम आपको बोर्ड पे PDF दिखाएंगे। फिजिक्स क्लास, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो करना पड़ता है, PDF की पढ़ाई उड़ाई से फिजिक्स होगी नहीं।
इसलिए आप लोग हमेशा पेन पेपर लेके प्रॉपरली बैठ के नोट बनाते रहना। नहीं होगा, सिलेबस लेट होगा तो संडे वगैरह क्लासेस भी हम रखेंगे फिजिक्स में, कभी कभी बात करके उनसे रखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा नहीं पढ़ो। तो एयू जो होता है हमारा 1.5 × 10⁻11 मीटर है। थर्ड बेटा होता है पारसेक। पारसेक, 1 पारसेक क्या होता है, लिख लो जरा, 3.08 10⁻16 मीटर। देन 1 पारसेक 1 AU 1 लाइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पारसेक और लाइट ईयर का एक रिलेशन होता है, उसे जरूर याद रखिए। पारसेक लाइट ईयर का रिलेशन, ये ज्यादातर पूछते हैं। तो 1 जो पारसेक है, 1 पारसेक एक्चुअली बड़ा होता है। 1 पारसेक इज 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर होता है 1 पारसेक। चलिए बताइए, बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास। व्हाट इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास? जिसको पता बता सकता है। चंद्रशेखर यूनिट। यूनिट नहीं बेटा, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL। ये सबसे बड़ी यूनिट की मास की यूनिट होती है। आप नेट पे भी इसकी वैल्यू देख सकते हैं, अगर देखना होगा देख लेना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम बताइए, किसी को याद है तो। ये होता है 1 शेक। 1 शेक, a शेक is a smallest unit of time. It is 10⁻⁻8 मीटर। व्हाट इज बार्न? बार्न किसकी यूनिट होती है? BARN। BARN, बार्न इज ए यूनिट ऑफ एरिया। हम्म एरिया। किसका एरिया? पूरा बोलो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज मैक नंबर? बोलो, पता होना चाहिए, बोलिए। जीके ये सब, अभी करोड़पति में जाओगे, साइंस नाम दोगे, पूछ लेंगे व्हाट इज मैक नंबर। of object relative to speed of light. नहीं बिटिया, ये होता है, देखो, जैसे कोई ऑटो जा रही है, ऑटो जा रही है तो ऑटो साउंड जनरेट हो रही है। एरोप्लेन जा रही है, एरोप्लेन से साउंड जनरेट हो रही है। ट्रेन मूव कर रही है, हॉर्न की यूनिट नहीं, उनकी जो नॉर्मल यूनिट होती है, नॉर्मल साउंड की है उसी। तो किसी भी सोर्स की स्पीड में और उसी की जो साउंड जनरेट होती है, उसकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी? वो मैक नंबर होगी। वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, इट इज मैक नंबर। स्लग बताओ किसकी यूनिट होती है? स्लग, SLUG, स्लग। गूगल मत करना, गूगल करके नहीं बताना है। आजकल तो बड़ा फैसिलिटी बच्चों गूगल करके बता देते हैं। चलो अच्छा, गूगल करके बताओ। 1 स्लग की वैल्यू बताओ, कर लो गूगल, बताओ 1 स्लग की वैल्यू कितनी है? याद तो रहेगा तुम्हें कम से कम। न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो। 1 स्लग इज इक्वल टू, बता दो ना यार, मैं बुरा थोड़ी मत कह रहा हूँ, करो जल्दी। So 14.59 किलोग्राम। किसकी यूनिट है ये? मास मास। की यूनिट है। अच्छा चलो, ये CSL की वैल्यू बता दो। 1 CSL, 1 चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू बताओ। ये तो फायदा करो तुम लोग कम से कम। चलो, 1.4 mass of sun। या 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन। 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन।
1 स्लग 14.9 यूनिट। चलो 1 बार्न की वैल्यू बताओ, 1 बार्न है उसमें कुछ बताओ मीटर वगैरह में क्या है 1 बार्न? 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो बेटा सिर्फ ये नहीं करना आपको कि बस हल्की हल्की यूनिट पढ़ के निकल जाना है, आपको एडिशन करना बहुत सारी चीजों की। ये सारे यूनिट थे, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट थी, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स थी, कुछ सप्लीमेंट्री आपने पढ़ी। डेराइव्ड तो दुनिया भर की है, डेराइव में तो घुसिए मत, डेराइव में सारी 11वीं सारी 12वीं के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे डेराइव में। डेराइव में 2 2 3 3 पकड़ के हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करके यूनिट बनाते रहेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमने वर्क एग्जांपल लिया है। वर्क यूनिट लिखेंगे केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर डायमेंशनल फार्मूला में डाल दिया ml स्क्वायर t-2। तो बताइए इसमें डायमेंशन क्या है? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वर्क? कोई बताएगा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वर्क? Force into distance. अच्छा, मुझे बेवकूफ बना रही है, हैं? So, 1 dimension in mass, 2 dimension in length, and minus 2 dimension in time. हाँ, ऐसे बोले हो, ऐसे बोलेंगे। देखो, डायमेंशन ऑफ वर्क इज वन इन मास। क्या बोलेंगे? केजी की पावर 1, 1 इन मास। आप केजी बोल सकते हैं, आप केजी बोल सकते हैं, मास भी बोल सकते हैं। 2 इन मीटर, -2 इन सेकेंड। और डायमेंशनल फार्मूला क्या है? ml स्क्वायर t-2 है। ये डायमेंशनल फार्मूला है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर वैसे तो हम डायमेंशन ही बोलते रहते हैं इसको। फार्मूला में mlt फॉर्म में लिखा जाता है, और डायमेंशन बताते वक्त हम सिर्फ यूनिट्स की पावर बताते हैं कि किलोग्राम की कितनी पावर लगानी है, लेंथ की कितनी लगानी है, टाइम की कितनी लगानी है। कुछ डायमेंशन चीजें आपको डायरेक्ट ना रेडीमेड तरीके से कुछ टेक्निक के साथ याद करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज डायमेंशन फार्मूला पूछ दें मैं कि बेटा आरसी का डायमेंशन फार्मूला बताओ। आर रेजिस्टेंस है एंड सी कैपेसिटेंस है। आर रेजिस्टेंस है और सी क्या है? सी इज द कैपेसिटेंस। सर टाइम टी। आरसी, इसका नाम एक्चुअली क्लास 12th में पढ़ा होगा, इसका नाम होता है टाइम कांस्टेंट। एक फॉर्मूला लिखता हूं, शायद आप लोगों को याद आए कि जो चार्ज होता है ना, वो मैक्सिमम चार्ज एक्सपोनेंशियल पावर माइनस टी बाई आर सी टाइप का एक फॉर्मूला था। Yes, sir. और बेटे जो एक्सपोनेंशियल होता है ये मैथ का टर्म होता है। एक्सपोनेंशियल जो है ना, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूं, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अरे तुम लोग जो क्लास में पढ़ते हो उससे ज्यादा समझ आ रहा है या कम समझ में आ रहा है इस तरह से पढ़ने में? कोई बच्चा बताओ, क्लास में पढ़ने से ज्यादा समझ आ रहा है, क्लास में पढ़ने से कम समझ में आ रहा है? और दूसरा, चलो दूसरा है सर अच्छा है। कम समझ आ रहा है, ज्यादा समझ आ रहा है। दूसरा। फास्ट फास्ट
मैं आपको बताऊं कि इससे ज्यादा समझ आता है। मेन रीजन बताता हूं क्या है। क्लास में जब बैठते हैं आप, तो आपके आसपास और भी बच्चे होते हैं, कोई आगे, कोई पीछे, कोई बगल में, कोई कहता है एसी ऑन कर दे, कोई बीच में कुछ करता है, कोई बीच में उसको धक्के मार देता है, कभी कुछ करता है। तो कंसंट्रेशन, अभी आपकी कंसंट्रेशन क्लास के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि आप अकेले देख रहे हैं घर के अंदर, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। आपकी आंख एकदम मोबाइल या उस पर स्क्रीन पे लगी पड़ी है। टेक्निकली थोड़ी एरर है कि हमारी आंख बहुत देर तक देखेगी, तो ये थोड़ा सा फॉल्ट है मेरे लिए, लेकिन चूंकि आप एक सर्टेन स्क्रीन पर नजर लगा रखे हैं, तो आपको हर एक लाइन को बहुत प्रॉपर तरीके से आप देख तो समझ भी रहे होंगे ज्यादा। तो बस एक ही चीज है कि टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, नजर से टीचर का केयर नहीं हो पा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं घर के अंदर, ये सब चीजें हैं। तो इसमें जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो फायदा होगा पहले से ज्यादा, लेकिन जो जिस बच्चों पे प्रेशर चाहिए, जैसे वो 11th के बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना तो सीरियस, उनको जब तक क्लास से टीचर ना हो, डांट ना लगाए, सीधे बैठो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, उनके लिए नुकसान है। आपके लिए ज्यादा नुकसान नहीं है। बस दिक्कत एक ही है कि डाउट क्लास वाली है कि डाउट्स कब ले पाएंगे, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी डाउट्स में कन्वर्ट करेंगे लोग, तो फायदा मिलेगा। जरा देखो कौन सा बच्चा है ये, चुप रहो भैया। इसलिए आप लोग बोलते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए, समझ आएगा, ज्यादा ऐसा नहीं है। ये को बना हुआ कम समझ आया, अच्छा समझ आता है। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल जो टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म मैथ का एक टर्म है। ये मैथ कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, राइट? इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो आपका इसमें क्या फायदा है कि आप अगर डायमेंशन इसका नहीं होगा, तो डायमेंशन फिर मेरा टाइम लग जाता है, मुझे म्यूट करने में ना टाइम लगता है, तो आप लोग जरा अपने आप देख लिया करिए, डिस्टर्ब ना हो क्लास। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल का जो टर्म है ये डायमेंशनलेस होता है, दैट्स व्हाई t डिवाइडेड बाय rc इज आल्सो डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब पावर्स होंगी 0 0 0। फिर से ध्यान दीजिए, ये एक मैथ का क्लास 12th का फॉर्मूला लिया है, और एक्सपोनेंशियल पर जो पावर आपने लगा रखी है, एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस टर्म है, दैट्स व्हाई t by rc is also dimensionless. So dimension of t is equal to dimension of rc. तो rc का डायमेंशन क्या होगा? t होगा। जैसे आदित्य को याद था इसलिए उसने डायरेक्ट बता दिया, याद नहीं है तो आपको कोई फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इससे रिलेटेड, और ये आएगा जब आप क्लास 12 में पढ़ लेंगे, या तो पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तभी कर पाएंगे इस डायमेंशन को। और दूसरा जो प्रोसेस है कि r की डायमेंशन निकालना, c का डायमेंशन निकालना, मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा सा लेंथी